हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही सद्भाव यात्रा 15 फरवरी को 134वें दिन शाहबाद के दयाल नगर से शुरुआत हुई, जहां यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके बाद मदनपुर, मोहनपुर, हबाना, तिगरी से गुजरते हुए खेड़ा में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि आज हरियाणा में सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी है। प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा आज सबसे ज्यादा निराश है। प्रदेश का युवा पढ़ लिख कर नेट और पीएचडी जैसी कठिन परीक्षाएं पास करके भी नौकरी के लिए भटक रहा है। सैकड़ों पदों के मुकाबले मुट्ठी भर चयन होते हैं और वर्षों तक भर्ती प्रक्रिया लटकी रहती है। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य भर्तियों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए, जबकि प्रदेश में योग्य अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। यदि नेट और पीएचडी धारक भी अपात्र घोषित किए जा रहे हैं, तो सवाल चयन प्रणाली पर उठेगा या युवाओं की योग्यता पर। बृजेंद्र सिंह ने बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं किसी भी राज्य के प्रतिभाशाली युवा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब हरियाणा के लाखों शिक्षित युवक युवतियाँ बेरोजगार हैं, तब राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि चयन सूची में अधिकांश नाम प्रदेश से बाहर के हैं, तो सरकार को पारदर्शी आंकड़े जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने उच्च पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा हरियाणा की यूनिवर्सिटियों और प्रोफेसरों को छात्रों को लेकर दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाया। यदि कोई यह कहता है कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक काबिल नहीं है, तो यह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का अपमान है। अब जरा बताइए, पिछले कई वर्षों से सत्ता में कौन है? यदि संस्थाएं कमजोर हुई हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने कहा कि युवाओं का मनोबल तोड़ने के बजाय सरकार को शिक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया सुधारनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने रेलवे रोड स्थित नेहरू पार्क में आयोजित महाशिव पुराण कथा में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के दौरान उन्होंने समस्त शहरवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके पश्चात गन्नौर के प्रसिद्ध सतकुंभा तीर्थ स्थल में आयोजित रुद्र महायज्ञ में पूर्ण आहुति दी और भगवान शिव के चरणों में वंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सुरेंद्र पंवार ने कहा कि भगवान शिव का जीवन हमें संतुलन, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। सारे हैं क्योंकि अब करीब 60% हरियाणा हमारी यात्रा जा चुकी है। ये 52वां हल्का है आज, और शाहबाद में पहुंचे हैं और शाहबाद का ये पहला दिन है। एक दो चीज आपने जैसा अनुभव कहे, अनुभव तो अनेकों तरह के हैं। लोगों के खान पान के भी हो सकते हैं, उनके पहनावे के हो सकते हैं, फसलों के हैं। यही एक चीज आपको, हरियाणा छोटा प्रदेश है, फिर भी अलग तरह के इलाके हैं यहाँ पे। लेकिन यदि मैं राजनीतिक बात करूं, तो कांग्रेस का जो साधारण कार्यकर्ता है उसके अंदर आज के दिन बहुत टीस है। जो 2024 के चुनाव की जो हार थी, उससे वो उबर नहीं पा रहा था। तो हमें यह लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से एक तो वो लोग और दूसरे वो कांग्रेस के लोग जो बड़ी निष्ठा के साथ कांग्रेसी हैं, लेकिन पिछले एक दशक या उससे ज्यादा से वो निष्क्रिय हो गए थे, क्योंकि पार्टी का संगठन तो कोई था नहीं। तो या तो आप किसी नेता के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाइए और अपनी जगह बनाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज सम्मानजनक तरीके से एक जो पार्टी चलती है उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। स्वाभाविक सी चीज है, 12 साल से संगठन नहीं था, अब बनना शुरू हुआ है, बन गया अब तो करीब सारा का सारा। तो ऐसे कांग्रेसी जो निष्क्रिय हो गए थे या जो उदासीन हो गए थे, वो भी इस यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि यदि मैं ये कहूँ कि हमारी यात्रा का जो धुरी है, जिसके इर्द गिर्द ये यात्रा बुनी गई है, ये शायद ऐसे कांग्रेसियों की है जो अब अपने घरों से निकले हैं और दोबारा से मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं। और दूसरा चीज, एक जनसाधारण के स्तर पे भी यदि मैं बोलूं, ये बात बार बार निकल के आती है, जी कांग्रेस को बचा लो, एक यही पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और हरियाणा का कुछ भला कर सकती है। तो ये चीजें आपको दफ्तर में बैठ के या अपने घर में बैठ के शायद उस तरह से नहीं सुनने को मिलेंगी या जानने को मिलेंगी, जो आपको सड़क पे लोगों के साथ जब आप मिलते जुलते हो उस समय पता लगती है।
तो किस स्लोगन को लेकर ये यात्रा जा रही है? हाँ जी, क्या स्लोगन है इस यात्रा का? क्या नाम तो सद्भाव यात्रा है। सद्भाव का सीधा सीधा मतलब भाईचारा होता है। हरियाणा का 36 बिरादरी का भाईचारा पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल एंगल है, जो नारा आपने स्लोगन जो कहा, वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो हमारा ये मानना है कि बीजेपी जो है बिखराव की राजनीति करती है, समाज के अंदर बिखराव डाल के अपनी वोट साधने की राजनीति करती है, उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के माध्यम से रोका जा सकता है, मुकाबला किया जा सकता है। और हम इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के अंदर वो एक्स्ट्रा ऊर्जा या लोगों के साथ एक जो गठबंधन है कांग्रेस का, उसको और मजबूती इस यात्रा के माध्यम से मिल सके, ये हमारा प्रयास है। जैसे कि आप 52 विधानसभा में जा चुके हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे दिखी? क्या किस तरह से लोग महसूस कर रहे हैं? सरकार की क्या कार्यशैली? लॉ एंड ऑर्डर, देखिए, ये शायद पहली सरकार है जिसका लॉ एंड ऑर्डर के प्रति इतना उदासीन रवैया है। हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम कभी नहीं था। अब सरकारी आंकड़ा है कि 62 या 63 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं जो हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह से तो ये गैंग उस समय में भी नहीं थे जिसको हम एक काला अध्याय के रूप में देखते हैं, 2004 से पहले वाला जो टाइम था। लेकिन मैं जींद शहर में जब यात्रा को लेकर निकले, तो शुरुआती बात है, 9वां या 10वां दिन था, तो बहुत भव्य स्वागत हो रहा था वहाँ पूरे बाजार में। तो एक जगह मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया। मैंने कहा, यार, बाजारों में वोट तो सारी बीजेपी की आ रही हैं, ये आप स्वागत कांग्रेसियों का इतना किस तरह से कर रहे हो? तो उनमें से एक सामने आया, बोला, देखो जी, हम व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, हमारे लिए पहली शर्त जो है काम धंधा ठीक चलता रहे, वो है कानून व्यवस्था की स्थिति और क्राइम के ऊपर कंट्रोल। कहता जी, जो पिछले 2 साल से हरियाणा में हालत है, ये हालत तो 2004 से पहले भी नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है और क्राइम की क्या स्थिति है आपके सामने है। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि वो सरकार जो एक सीनियर पुलिस अधिकारी को वर्दी में बिठा के आप जैसे भाई के सामने लाइव टेलीकास्ट करवाए उसकी माफी का एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी कोई हैसियत नहीं है सरकारी तौर पे, तो उस पुलिस से फिर आप उम्मीद क्या रखोगे, जिस पुलिस को आप सरेआम बेइज्जत करने लग रहे हो। सर, आपने देखा पेंशन काफी संख्या में घटी है और सीएम का बयान भी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, वो तो जब उन पर दबाव पड़ा, उनको जब समझ में आया कि बूढ़े भी नाराज कर लिए अब तो उसके बाद वो वापस लिया है। पहले तो ये कहा कि नहीं, अभी तो सिर्फ इस पे हम इसको क्या कह रहे थे, इसका संज्ञान ले रहे थे, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से पेंशन रिलीज करने के भी ऑर्डर हो गए हैं, 3-4 महीने की जितनी है। तो फिलहाल तो ये मुद्दा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को जानते हुए दोबारा आएंगे इसी तरह की कोई बात लेके कि कहीं, क्योंकि कोई जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, उसमें आप देखें इनका रिकॉर्ड उनको किसी ना किसी तरह से काटने का है। कागजों के माध्यम से करेंगे, पीपीपी चला रखा है यहाँ पे। पीपीपी का मकसद मुझे तो ये लगता है कि लोगों को वो जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है उससे जितना ज्यादा बाहर निकाल सको, ये प्रयास है सारा का सारा। सर, जिस तरह से अभी आप एकता की बात कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, कि लगता नहीं कि यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस गुटबाजी का भी शिकार हो रही है? नहीं, हम तो ये गुट ही तो खत्म करना चाहते हैं। और देखिए, गुट सबसे ज्यादा जो उसमें फर्क पड़ेगा वो तो इस चीज से पड़ेगा जो अब संगठन बनना शुरू हो गया है। ये जो जिला अध्यक्ष सारे के सारे बन गए हैं और 1-2 जिला छोड़ के मेरे ख्याल से सबके जो और पदाधिकारी हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वो सारी भी नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। तो आप यदि सिर्फ उससे भी देखें तो 1,500 आदमी, 1,500 कांग्रेस का वर्कर या लीडर जो है वो तो संगठन का वैसे ही हिस्सा बन जाएगा। कल तक संगठन क्या था? टिकटार्थी संगठन था। टिकटार्थी और उसके साथ जो उसके साथी थे वो संगठन था। तो टिकट मिल गई तो मैं कांग्रेस ही, नहीं तो नहीं, ये स्थिति थी। क्या संदेश देंगे आप कार्यकर्ताओं को या नेताओं को इस सद्भावना यात्रा में शामिल होने के लिए? संदेश तो यही है जी, हमारी यात्रा जो है वो आपसी भाईचारे को मजबूती करने के लिए और कांग्रेस को मजबूती से उसके सामने खड़ा करने के लिए इस मुकाबले में ये हमारा प्रयास है। तो ना ये कोई क्या कहते हैं गुटबंदी का है, ना धड़ेबाजी का है। सीधा सीधा राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे ना सिर्फ प्रेरित है, बल्कि मैं ये कहूँगा ये उसकी अगली कड़ी है। अगली कड़ी से मेरा मतलब है, राहुल जी ने पूरे देश की यात्रा की, उसके बाद हम सारे कांग्रेस जनों का ये फर्ज बनता था कि उस यात्रा का फॉलोअप प्रदेशों में हो, जिलों में हो। पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं किया गया, लेकिन कम से कम हमने हरियाणा में तो एक शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश को हम 90 के 90 हलकों को इस यात्रा के माध्यम से कवर करेंगे।
और संदेश भी करीब करीब वही है। उनका संदेश भारत जोड़ो यात्रा में जो था वो यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे। तो हमारा ये जो भाईचारे का संदेश है ये भी करीब करीब मिलता जुलता ही है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, खास करके कांग्रेस का वहाँ तो मुकाबला जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही होगा वहाँ तो, क्योंकि अकाली दल तो अपनी करतूतों की वजह से हाशिए पे जा चुकी है और बीजेपी वहाँ पे अभी उस तरह से सशक्त नहीं है। उनका पंजाब में आज के दिन भी स्टेटस वही है जो हरियाणा में 2014 से पहले होता था, एक शहरी पार्टी जो 10, 12, 15 सीटों तक सीमित है। तो मुझे यही लगता है मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का होगा।